अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CSS मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है CSS इंग्लिश ऐसे 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें जो भी ओवरऑल ऐसे आए थे तो उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि हम ऐसे राइटिंग को किस तरह से उसके जो पॉइंट्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उनको किस तरह से हम समझ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस चीज़ का इशू होता है, प्रॉब्लम होती है उनको अंडरस्टैंडिंग में कि जो टॉपिक होता है उसकी जो डायमेंशंस हैं उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, वो क्या पूछ रहा है। और सम टाइम हम उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं जिसकी बेसिस पे हम उसको जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम मीट नहीं कर पाते। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी व्यूअर्स, अब ये यहाँ पे CSS का 2020 का जो पेपर है अभी जो हुआ था फ़ैब में, वो यहाँ पे इसमें ओवरऑल इसके जो भी ऐसे आए थे 10 ऐसे आते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि इसमें किस तरह से हमें, और जो एरियाज़ हैं कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हमें टच करना है। क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त जो एक प्रेशर होता है, क्योंकि कोई किसी का फ़र्स्ट अटैम्प्ट होता है, किसी का लास्ट होता है, किसी का ड्यू होता है, तो वो वेरी करता है। तो उस हिसाब से एग्ज़ाम का नेचुरली एक स्ट्रेस होता है स्टूडेंट के ऊपर, तो वो उस चीज़ को मैनेज करना उनके लिए एक आर्ट होता है। लेकिन उसके साथ साथ के एक आपके पास जो इन्वायरमेंट होता है, फ्रस्ट्रेटिंग इन्वायरमेंट होता है, आपको ये होता है कि मुझे टाइम के साथ पूरा करना है और उसको सही से परफॉर्म करना है। तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन सबसे पहला जो काम होता है कि आपने रिलैक्स होके उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको पढ़ना है। पहले आपने पूरा जो पेपर आपको दिया जाता है तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको देखना है कि ये इसकी जो डिमांड है वो क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि सम टाइम ये भी होता है कि स्टार्टिंग के 1-2 ऐसे हमने पढ़ लेते हैं और उनको हमें मतलब थोड़ा बहुत लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, देन हम उनको ओके करके और स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आगे फिर पता चलता है कि मैं उससे पहले अगर ये मैं पूरा देख लेता तो नीचे वाला मैं पहले से बेहतर कर सकता था। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आज का जो ये मेरा लेक्चर है वो इसी बेसिस पे है कि हम किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें और जो टॉपिक है उसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज़ CSS के जो ऐसे होते हैं उसमें कुछ वर्ड्स स्पेशली ऐसे राइटिंग में ऐसे दिए जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट की जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है उसको एनालाइज़ करना होता है कि आप कितना डेप्थ में जाते हो, आप टॉपिक को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो। तो इस वजह से वो आपको जानबूझ के ऐसे उसमें जो वर्ड्स होते हैं ऐसे मेंशन किए जाते हैं कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो टोटली बेस्ड है आपकी एनालिसिस पे, कि आपकी जो क्रिएटिविटी है आप में कितनी है, आपका माइंड किस तरह से सोचता है, आप कितना कैसे मतलब उसको जो वे आउट हो वो आप कैसे देते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो है कि डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। अब ये क्या कह रहा है कि क्या वाकई हमें हमारी लाइफ में लिटरेचर की ज़रूरत है। लिटरेचर मीन्स अदब। तो अब यहाँ पे आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या पूछ रहा है कि हमें हमारी लाइफ में किस चीज़ की ज़रूरत है। लिटरेचर मीन्स अदब, तालीम। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए बारे में बात हो रही है, तालीम की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। लिटरेचर मीन्स तालीम और तरबियत आपके पास होगी तो आपके पास अदब होगा। तो यहाँ बेसिकली किस हवाले से बात की जा रही है, एजुकेशन के हवाले से बात की जा रही है कि एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, इंक्लूडिंग सोशल, पॉलिटिकल, मोरल, एथिकल। ओवरऑल जो भी हमारी लाइफ है तो उसमें एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे लिटरेचर की बात हो रही है, अदब की। अदब कहाँ से आएगा, एजुकेशन से आएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें टॉपिक को समझना है कि टॉपिक की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है, डिमांड है, वो क्या है। तो इस तरह से फिर हम अपने आपकी जो आउटलाइन है फिर आप उसको उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ऐसे राइटिंग का जो पेपर होता है तो उसमें सारे जो ऐसे गिवन होते हैं उनको देखना होता है। अब सेकंड पे आते हैं हम। अब सेकंड क्या है कि वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एजेंट्स ऑफ चेंज। कि वुमेन यूनिवर्सिटीज़, अब यहाँ पे भी अगेन किस चीज़ की बात हो रही है कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स। वुमेन यूनिवर्सिटीज़ जो औरतों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं,
वो किस तरह से काम करते हैं कि एज अ एजेंट्स ऑफ चेंज, कि वो हमारी लाइफ में चेंज लेकर आते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली किस हवाले से बात की जा रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर किस हवाले से, वुमेन के हवाले से, कि जो वुमेन को जो तालीम दी जाती है, कि जो पढ़ी लिखी औरत होती है वो किस तरह से एक चेंज लेकर आती है, वो कैसे अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ में भी एक बदलाव लेकर आती है, चेंज लाती है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि मैन एंड वुमेन बोथ आर एजेंट एंड बेसिक पिलर ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। तो वो इस हवाले से कहा जाता है कि अगर आपके पास जो आपके लोग होते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी होगी, तो वो आपके लिए चेंज लेकर आएगी, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और यहाँ पे हम वुमेन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वुमेन की जो एजुकेशन है, वुमेन को अगर हम तालीम देंगे, उनकी हम तरबियत करेंगे, क्योंकि वो क्या करती हैं कि फिर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होती है उसको संवारती हैं, उसके लिए एक रोड मैप बनाती हैं, उसके लिए एक रास्ता हमवार करती हैं, ताकि वो फिर आप की जो आने वाली नस्लें होती हैं, जो हमारा कौम का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंड होता है वुमेन पे, कि आपकी अगर वुमेन के पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप वुमेन को प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके लिए एक चेंज बनकर आएगी, आपके लिए एक वो एजेंट होती है। तो यहाँ पे हम वुमेन की बात करें कि वुमेन के लिए जो एजुकेशन है, तो ये भी टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसएस में। तो इसके लिए भी आपको मल्टीपल डायमेंशन में इस टॉपिक को तैयार करना होगा। और ये मैं आगे इसके ये जो ओवरऑल यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, तो इस पे भी इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर्स बनाऊंगी आई के अलग अलग टॉपिक पे, तो हम उन पे अलग से बात करेंगे। तो यहाँ पे आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो वुमेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है वो बेसिकली वुमेन एजुकेशन की बात कर रहा है, कि वुमेन की जो तालीम है, गर्ल्स की जो तालीम है, उसकी जो तरबियत है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। उनकी तालीम और तरबियत के लिए जो स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो हमारी वुमेन है वो डिप्राइव है, वो इस चीज़ से महरूम है, उसको तालीम नहीं दी जाती। अब थर्ड पॉइंट, अब थर्ड ऐसे क्या है कि पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर काज। अब ये यहाँ पे टोटल आपका डेटाबेस ये टॉपिक है, तो इसमें फिर ये आपकी इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जो हमारी हिस्ट्री होती है और जो पाकिस्तान की जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और फिर जो कश्मीर का जो मेजर जो काज है वो आपको पता होना चाहिए। तो फिर आप इस पर लिख सकते हैं कि जैसे कि ये जो आजकल जो क्राइसिस चल रहे थे अगस्त से लेकर और अभी तक, वहाँ पे लॉकडाउन का हम सब शिकार हैं, और कश्मीर बेचारे तो उससे पहले ही थे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर काज, के पाकिस्तान और जो कश्मीर काज है उसका क्या फ्यूचर होगा। तो ये इस टॉपिक की बात कर रहा है, ये टोटली जो है वो डेटा बेस्ड टॉपिक है। अब थर्ड पे आ जाएँ, फोर्थ पे आ जाएँ। फोर क्या है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखिए एक टॉपिक में ट्विस्ट है। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम पहले के जो स्टार्टिंग के जो दो लफ्ज़ हैं, जो वर्ड्स हैं, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, हम इसको देख के परेशान हो जाएंगे और फिर हम इसको छोड़ देंगे कि नहीं अब मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आगे जो वो पूछ रहा है कि द इश्यूज़ एंड द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ दिस पॉइंट और ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में देख लिया, उसके बाद हम इसको गिव अप कर लेंगे, लेकिन इसका जो मेजर पॉइंट है वो आगे है, द इश्यूज़ एंड द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि वो तो सिर्फ आपको एक कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दिया गया है। आगे जो रिक्वायरमेंट है टॉपिक की वो है चैलेंजेस एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, के जो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसमें जो इश्यूज़ हैं और चैलेंजेस है उसको हमने देखना है। वो फिर आपका जो भी होगा, आपने डेफिनेटली इस पर टॉपिक तैयार किया होगा, तो वो आप इसमें यहाँ पे चैलेंजेस, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वो आप दे सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब नंबर 5, ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स, कि जो ग्लोबल पावर्स हैं जैसे कि यूएसए हो गया और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और उसके साथ साथ चाइना, तो इनका जो डायनामिक्स है वो क्या है, उनका जो रोल है वो किस तरह से है, एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और जो फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, वो किस तरह से है और वो इस पर कैसे वो इम्पैक्ट कर सकती है। वो फिर इसका जो भी ओवरऑल डायमेंशंस है वो आपने इसको देखनी होगी और इसमें फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपने क्या किस चीज़ का रोल यहाँ पे दिखाना है, ग्लोबल पावर्स का। ग्लोबल पावर्स में आपकी यूएसए सबसे पहले आएगा और उसके बाद फिर चाइना, रशिया एंड अदर जो जापान, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहा है। देन फिर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर हम बात करेंगे। देन नंबर 6,
पाकिस्तान्स इनफॉर्मल इकोनॉमी, द वे फॉरवर्ड। अब ये जो टॉपिक था इस बार ये कुछ चेंज था कि पाकिस्तान्स इनफॉर्मल इकोनॉमी किस चीज़ की बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है एंड द वे फॉरवर्ड। अब ये जो टॉपिक था ये इस दफ़ा कुछ न्यू था। वैसे तो ये न्यू नहीं कह सकते हम, लेकिन इसकी जो वर्ड्स हैं वो इसके डायमेंशन इसकी कुछ चेंज है। अब पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी मीन्स ऐसी इकोनॉमी जो अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी होती है। अब यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो एसएमईज़ की बात हो रही है, मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसकी बात हो रही है कि वो इनफॉर्मल जो इकोनॉमी उसको कहते हैं कि जो अनरजिस्टर होती है, वो रजिस्टर्ड नहीं होती। रजिस्टर्ड नहीं होगी तो फिर उसका वो जो टैक्स होता है वो फिर गवर्नमेंट को वो पे नहीं करते। मीन्स सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी उसमें जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने डिस्कस करना है, उसके फिर वे फॉरवर्ड बताने हैं कि उसके सजेशन देने हैं कि हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी होती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है कि ऐसी हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे पास लोकल काम किए जाते हैं तो उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो इसकी बात कर रहा है और उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जो मार्केट होती है वो ज़्यादातर जो लोअर क्लास होती है और जो मिडिल क्लास होती है उसकी होती है, तो वो मार्केट उसमें फॉल करती है और वो अनरजिस्टर्ड होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। देन नंबर 7, प्रमोटिंग टूरिज़्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। ये भी काफ़ी सिंपल है कि इसमें हमें क्या करना है कि हम पाकिस्तान के में जो टूरिज़्म की जो पोटेंशियल है उसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस देने हैं हमें कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और चैलेंजेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में आप क्या करेंगे कि हमारे पास किस तरह से जो ओवरऑल जो आपकी कंट्री है वो कैसे फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, वहाँ पे वाटरफॉल हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास एक कल्चर है, डाइवर्सिफिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप टूरिज़्म को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या होगा कि चैलेंजेस में आपके पास फिर ये सिक्योरिटी की बात कर रहा है कि उस टाइप की फिर आपके पास ये चैलेंजेस है कि आप उसको कैसे मीट कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। अब नंबर 8 जो है ये आपका कोटेशन बेस है। अब कोटेशन बेस जो ऐसे होते हैं उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप उनको साइड कर दें। आप हमेशा आपकी जो ग्रिप होनी चाहिए, जो अदर टॉपिक्स होते हैं आप उन पे रखें। हाँ, इनके लिए अगर आपकी काफ़ी हद तक तैयारी है, आप उसकी ओवरऑल जो भी डायमेंशंस है आपकी अगर काफ़ी अच्छी ग्रिप है तो यू कैन डू। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगी कि जो कोटेशन बेस जो ऐसे होता है हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते क्योंकि उसकी जो डेप्थ होती है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कुछ अलग वे में होती है। तो सम टाइम हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते और उस वक्त तो वैसे भी हमारे पास एक प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो इस वजह से हम उस टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। देन नंबर 9, इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। अब ये यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, यहाँ पे एक सवालिया ऐसे है कि क्या पाकिस्तान रेडी है डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए। जैसे हमारे पास आजकल जो हर जगह यही बात हो रही है, आप इमरान खान को देखेंगे वो हमेशा इसी बात पे ज़्यादा वो फोकस कर रहा है कि हम अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को किस तरह से डिजिटल की तरफ ला सकते हैं, उसमें डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं। तो इसमें अगर आपकी अच्छी स्टडी है, अच्छा आप इसमें मटेरियल दे सकते हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अब नंबर 10, दैट इज़ लास्ट, IMF बेल आउट्स रोड्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज़ फॉर डिज़ास्टर। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, IMF बेल आउट की। IMF के जो पैकेजेस होते हैं, जो हम IMF से लोन लेते हैं, कि ये क्या है कि ये एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक कामयाबी की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ आपका एक इनिशियल या एक तबाही की तरफ आपका रास्ता है। अब ये आप इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यहाँ पे हमें डेप्थ में इस टॉपिक को समझना है कि जो IMF से जो हम लोन लेते हैं, जो बेल आउट होते हैं, वो क्या हैं, पर्टिकुलरली उनका जो मकसद होता है वो क्या है, वो किस तरह से हम वहाँ से लोन लेते हैं और उनको हम पे करने के लिए हम और चीज़ें कैसी मतलब जो होती हैं हमें पे करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक को आपको डेप्थ में समझना है और इस टॉपिक की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। अब आप इस चीज़ को देखें कि आप क्या समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ पाकिस्तान। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे। जी व्यूअर्स,
अब ये सेकंड जो इसका पॉइंट है कि रेसिपीज़ फॉर डिज़ास्टर, ये मैं इस वे में कह रही हूँ कि वैसे ये जो आईएमएफ से लोन लिए जाते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हम ले सकते हैं और लेने भी चाहिए कि अगर आप अपनी कंट्री का जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अपनी कंट्री में प्रोग्रेस लाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ये सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, एक रास्ता है जो आपके पास एक आसानी से आप ले सकते हैं और आप उसको इफ़ेक्टिव वे में प्रोडक्टिव यूज़ करके आप उसका मल्टीपल उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है पाकिस्तान की कि वाकई पाकिस्तान ये जो आईएमएफ से लोन लेता है उसका वो प्रोडक्टिव यूज़ कर रहा है, उसके हमें जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं उसके क्या वाकई हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हम जो आईएमएफ से लोन लेते हैं उसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो आईएमएफ से जो लोन लिए जाते हैं उनका इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं होता। हम लोन लेते हैं लोन अदा करने के लिए, लोन की जो किस्त होती है वो देने के लिए, तो उसलिए हमारे पास जो इसका जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा हमारे सामने आते हैं कि आईएमएफ से लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात ये है कि हम उसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर रहे। अब अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आईएमएफ से लोन लेता है, लेकिन वो क्या करता है, वो उसका डबल बेनिफिट्स लेता है, तो इसलिए उसके लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन हमारे लिए एक समझें कि एक रेसिपीज़ फॉर डिज़ास्टर कि अगर हम जो है वो लोन के चक्कर में आईएमएफ का जो लोन है और हम प्रॉब्लम्स में शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें फिर अपनी जो काफ़ी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें प्राइवेटाइज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि आईएमएफ जो है वो लोन आपको इस तरह से नहीं देता, वो आसानी से नहीं देता। उसकी हैवी सैंक्शंस होती हैं जिसमें हमारा नुकसान होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो करेंसी है आपको डिवैल्यू करनी होगी, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए। देन फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनको आपने अलाउ करना होगा कि आप उनको यहाँ पे अलाउ करें और उनको आप नेशनल ट्रीटमेंट दें। अब नेशनल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप जैसे अपने जो आपके सिटीजन्स होते हैं, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, आप उनको जैसे ट्रीट करते हो, आप उनसे जैसे वो कम आप उनसे इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उस बेसिस पे आपने क्या करना होगा कि सेम आपने उनको ट्रीटमेंट देना होगा, उसे हम नेशनल ट्रीटमेंट कहते हैं। और उसके अलावा फिर वो हमारी लैंड वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसी जो वहाँ पे डील जो होती है, तो इस टाइप के जो इश्यूज़ होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो हाईलाइट किए जाते हैं और जो पाकिस्तान को ना चाहते हुए मानने पड़ते हैं। तो इस वजह से इसका जो आईएमएफ के जो लोन होते हैं उसका हमें ख़ासा बेनिफिट्स नहीं होता। तो सबसे बड़ी वजह यही है। जी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का लेक्चर है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे, पर्टिकुलरली ये जो ऐसे राइटिंग का जो पेपर अभी 2020 में हुआ था, तो अब वो आपके माइंड में प्रॉब्लम जो थे वो सॉल्व हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और आप अपने जो टारगेट है उसके साथ कमिटेड रहें। थैंक यू।